ये भारतीय फौजी कैंप अपने हौलनाक मजालिम की वजह से बड़ा बदनाम टॉर्चर सेल था, जहां मकबूजा जम्मू कश्मीर से कश्मीरी हुर्रियत परस्त मुजाहिदों, कमांडोज और लीडरों को गिरफ्तार करके इंटेरोगेशन के लिए लाया जाता था और ऐसी ऐसी वहशियाना और गैर इंसानी अजियतें दी जाती थीं कि कोई भी कश्मीरी मुजाहिद यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता था। ये हौलनाक टॉर्चर सेल होशंगाबाद के एक गुंजान जंगल में इंडियन आर्मी ने बनाया हुआ था, जहाँ पूना हॉर्स की 2 कंपनियां तैनात थीं। इस कैंप के टॉर्चर सेल में ऐसे कश्मीरी हुर्रियत परस्तों को लाया जाता था जिनके बारे में मकबूजा कश्मीर की इंडियन आर्मी को यकीन होता था कि उनसे बेहद मुफीद मालूमात हासिल हो सकती हैं। चुनाचे कश्मीरी हुर्रियत परस्त लीडर गुलाम हुसैन वाई को भी इसीलिए यहाँ लाया गया था। कश्मीरी लीडर का यहाँ से जिंदा वापस जाना नामुमकिन था। हमारा कमांडो मिशन उसे यहाँ से निकालना और हो सके तो इस भारतीय टॉर्चर सेल को तबाह करना था। पीछे दरख्तों में हमारे 3 कमांडो एक तरफ और 2 कमांडोज दूसरी तरफ लाइट मशीन गन्नों के साथ पोजीशन में थे। उनके दरमियान कमांडो खालिद और कमांडो हारून स्टेन गन्नों के साथ अलर्ट थे। मैं ये मालूम करने आगे जा रहा था कि कश्मीरी लीडर को जिस टॉर्चर सेल में रखा गया है वो कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है और वहाँ किस तरफ से कमांडो अटैक किया जा सकता है। मैं इसलिए भेजा गया था कि मैं सांप के रूप में था। अगर इंसानी शक्ल में होता तो शायद मेरी जगह कमांडो खालिद खुद रैकी पर आता। मुझे देखभाल की ड्यूटी पर भेजते हुए ये खतरा भी मोल लिया गया था कि मैं किसी भी वक्त सांप से इंसानी शक्ल में वापस आ सकता था। जब से मुझे जमीन में दफन किए जाने के बाद एक अजीबोगरीब सांप ने काटा था, मेरी सांप के रूप में रहने की मुद्दत में हैरत अंगेज इजाफा हो चुका था। पहले ऐसा होता था कि दूसरे तीसरे रोज मुझे झटका लगता और मैं सांप की शक्ल में होता था तो मैं अपनी इंसानी शक्ल में आ जाता। अगर इंसान के रूप में होता तो सांप के रूप में तब्दील हो जाता। ये एक बहुत बड़ा अजाब था जिसमें मैं मुब्तला था। मेरी बीवी जमीला भी सख्त परेशान थी, जो भोपाल में कमांडो खालिद की कजन के घर मेरी वापसी का इंतजार कर रही थी और मेरे लिए दुआएं मांग रही थी। मुझ पर यह अजाब एक सपेरे के तिलस्म की वजह से नाजिल हुआ था। कुछ खबर नहीं थी कि मुझे इस अजाब से कब और कैसे निजात मिलती है। इस मिशन के बाद मेरा प्रोग्राम कलकत्ते जाकर इन मुक्ति बहानी वालों को ठिकाने लगाना था, जिन्होंने सानहा मशरकी पाकिस्तान के वक्त सैकड़ों गैर बंगाली मुसलमानों को अजियतें दे देकर कत्ल किया था और उनकी औरतों को अगवा करके मगरबी बंगाल ले जाकर फरोख्त कर दिया था। इनमें मेरी बीवी जमीला भी शामिल थी। जमीला को तो मैंने बरामद कर लिया था, लेकिन दूसरी बदनसीब गैर बंगाली औरतों को काफिरों की कैद से रिहाई दिलाना अभी बाकी था। उनको बरामद करके उन्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाना मेरे मिशन का आखिरी एक्शन था। लेकिन अभी हमारे सामने सिर्फ एक ही मिशन था कि कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन वाई को इंडियन आर्मी के टॉर्चर सेल से रिहाई दिलाकर वापस कश्मीर पहुंचाया जाए। इसी मिशन पर हम लोग अपनी अपनी जान हथेली पर रख कर होशंगाबाद के जंगल के आर्मी टॉर्चर सेल में आए थे। खारदार तारों वाली 5-6 फुट ऊंची दीवार की दूसरी जानिब आमने सामने वाली दोनों बैरकों के बाहर 2 भारतीय फौजी गार्ड ड्यूटी पर खड़े थे। बैरकों के बाहर बल्ब रोशन थे। एक जानिब कोने में 2 फौजी गाड़ियां खड़ी थी। मुझे ये मालूम करना था कि इन दोनों बैरकों में टॉर्चर सेल कहाँ है। रात गुजरती जा रही थी। हमें दिन निकलने से पहले पहले अपना मिशन मुकम्मल करके कश्मीरी लीडर को साथ लेकर यहाँ से भोपाल की तरफ निकल जाना था। जो फौजी संतरी पेट्रोल ड्यूटी पर होते हैं उन्हें कोई भी कमांडो पार्टी कभी हलाक नहीं करती, क्योंकि उन्हें एक मुकर्ररा वक्त के बाद अपनी पोस्ट पर वापस रिपोर्ट करनी होती है और उनकी जगह दूसरी पेट्रोल पार्टी को ड्यूटी संभालनी होती है। मैंने दोनों गश्ती संतरियों को हलाक कर डाला था। मैंने इंतहाई मजबूरी की हालत में ऐसा किया था। उस इंडियन पेट्रोल पार्टी को ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे बाद अपनी पोस्ट पर जाकर रिपोर्ट करनी थी। हमारे पास सिर्फ आधा घंटा ही था। इस अरसे में हमें टॉर्चर सेल का भी खोज लगाना था और वहां से कश्मीरी लीडर को भी निकालना था। इस हकीकत का एहसास मेरे अलावा कमांडो खालिद और कमांडो हारून को भी था। मैं वक्त जाया करने की पोजीशन में नहीं था। मैंने दिल में खुदा को याद किया और रेंगता हुआ खारदार तारों में से दूसरी तरफ निकल गया और जो फौजी बैरक मेरे सामने थी उसकी अकबी दीवार की तरफ चलने लगा। मैंने अंधेरे में दीवार को ऊपर तक देखा। सांप के रूप में होने की वजह से मैं अंधेरे में भी देख सकता था। दीवार में किसी जगह कोई खिड़की नहीं थी। दीवार के ऊपर जाकर बैरक की छत के करीब थोड़े थोड़े फासले पर 2 रोशनदान बने हुए थे। इससे जाहिर होता था कि इस बैरक में 2 कमरे हैं। मैं दीवार पर रेंगता हुआ एक रोशनदान के पास आ गया। रोशनदान पर अंधेरा छाया हुआ था। अंदर कोई बल्ब वगैरह रोशन नहीं था। रोशनदान पर लोहे की सलाखें लगी हुई थी और ये रोशनदान इतना
इतना छोटा था कि किसी आदमी के उसमें से गुजरने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने गर्दन सलाखों में डालकर अंदर देखा। कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने अंधेरे में देखा कि छोटी सी बैरक थी। दीवार के साथ साथ 4-5 चारपाइयां बिछी थीं जिन पर फौजी मच्छरदानियां लगाए सो रहे थे। वहां उनके सिवा और कोई नहीं था। मैं दीवार पर रेंगता हुआ दूसरे रोशनदान के पास आ गया। यहाँ भी रोशनदान में मोटी सलाखें लगी थीं और अंधेरा था। मैंने गर्दन सलाखों में से निकाल कर देखा। यहाँ भी चारपाइयों पर इंडियन फौजी सो रहे थे। मैं दीवार से नीचे उतर आया। अब मुझे सामने वाली बैरकों की तरफ जाना था। मैं अंधेरे में से रेंगता हुआ दूसरी बैरकों की अकबी दीवार के पास आ गया। इस दीवार के ऊपर भी 2 रोशनदान थे। पहले रोशनदान के पास जाकर दूसरी तरफ झांक कर देखा। यहाँ भी फौजी सो रहे थे। दूसरे रोशनदान की तरफ चला आया। दूसरे रोशनदान की सलाखों में से गर्दन निकाल कर देखा तो मुझे अंधेरे में एक आदमी जमीन पर औंधा पड़ा नजर आया। वो इस हालत में पड़ा था जैसे उसे ज़दोकोब करने के बाद वहां फेंक दिया गया हो। मुझे शक हुआ कि हो सकता है यही हमारा कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन वाई हो। मैं दीवार पर रेंग कर बैरक के अंदर चला गया। बैरक में कोई फौजी नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर रेंगते हुए औंधे पड़े आदमी के पास आ गया। उसकी छोटी छोटी काली शरई दाढ़ी थी। एक आंख के पास खून जमा हुआ था। मैंने इससे पहले कश्मीरी लीडर को नहीं देखा था। मुझे यकीन सा हो गया था कि यही हमारा मुजाहिद कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन वाई है, लेकिन उसके बावजूद मैं इसकी तस्दीक करना चाहता था। इसके लिए जरूरी था कि अगर वो सो रहा हो तो उसे जगाऊं और इंसानी आवाज में उससे पूछूं कि उसका नाम क्या है। लेकिन ये खदशा भी था कि कश्मीरी लीडर पर एक सांप को इंसानी आवाज में बोलते देखकर इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। बहरहाल मुझे हर हालत में ये तस्दीक जरूर करनी थी। मैंने आहिस्ता से आवाज देकर कहा, वाई साहब। वो आदमी उसी तरह पड़ा रहा। पहले तो मुझे ख्याल आया कि शायद ये शख्स बेहोश है, लेकिन जब मैंने उसके कान के पास जाकर उसे आवाज दी तो उसने नहीफ आवाज में कहा, चले जाओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जितना टॉर्चर करना है कर लो। मैंने आहिस्ता से पूछा, आपका नाम गुलाम हुसैन वाई है? तब उस शख्स ने सर उठाया और अंधेरे में दाएं बाएं देखा। तुम कौन हो? इतने में बाहर किसी फौजी ट्रक के खड़े होने और फिर फौजी बूटों के दरवाजे की तरफ बढ़ने की आवाजें आने लगी। मैं जल्दी से दीवार की तरफ दौड़ा। दरवाजा खुल गया। बैरक के दरवाजे के ऊपर जो बल्ब जल रहा था उसकी रोशनी अंदर आने लगी। 6-7 फौजी अंदर दाखिल हुए। मैं तेजी से रेंगता हुआ दीवार पर चढ़कर रोशनदान की सलाखों में आकर छुप गया और नीचे देखने लगा। एक फौजी ने बिजली का बटन दबाया। कमरा रोशन हो गया। एक फौजी आगे आगे था। वो कैप्टन या मेजर होगा। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने फाइल खोलकर कुछ पढ़ा और फर्श पर औंधे पड़े कश्मीरी लीडर की तरफ इशारा करके पूछा, क्या ये होश में है? 2 फौजी जल्दी से आगे बढ़े। उन्होंने कश्मीरी लीडर को बाजुओं से पकड़कर बिठा दिया। कश्मीरी लीडर का सर डोल रहा था। मैंने देखा कि उसके माथे पर भी खून जमा हुआ था। लगता है कि उसे वहशियाना अजियत का निशाना बनाया गया है। फौजी अफसर ने पूछा, तुम्हारा नाम गुलाम हुसैन वाई है? कश्मीरी लीडर ने कोई जवाब न दिया। उसका सर एक तरफ को ढलका हुआ था। ये उथेड़ उम्र लीडर था। रोशनी में मैंने देखा कि उसके सर और दाढ़ी के बाल अक्सर सफेद हो रहे थे। जिस्म पर सिवाय एक बोसीदा सी कमीज शलवार के और कुछ नहीं था। भारतीय फौजी अफसर ने दूसरी बार करख्त आवाज में अपना सवाल दोहराया तो एक फौजी ने कश्मीरी लीडर का सर सख्ती से ऊपर उठाते हुए कहा, मेजर साहब तुमसे पूछ रहे हैं, जवाब दो। कश्मीरी लीडर ने आहिस्ता से कहा, मैं ही गुलाम हुसैन हूँ। भारतीय फौजी अफसर ने फाइल बंद करते हुए अपने साथी फौजी से कहा, इसको नीचे ले चलो। दोनों फौजी कश्मीरी लीडर को घसीटते हुए बैरक से बाहर ले गए। फौजी अफसर पहले ही बाहर निकल चुका था। बैरक की बत्ती जलती रहने दी गई। दरवाजा बंद कर दिया गया। मैं तेज तेज रेंगता हुआ बैरक की छत पर आ गया। छत की दूसरी तरफ जाकर मुंडेर पर से नीचे झांक कर देखा। 2 फौजियों ने कश्मीरी लीडर को बाहर जमीन पर रखे एक स्ट्रेचर पर डाला। स्ट्रेचर को उठाया और दूसरी बैरक की तरफ चल पड़े। बाकी फौजी भी अपने ऑफिसर के साथ उसी तरफ चल पड़े। मुझे ये मालूम करना था कि ये लोग कश्मीरी लीडर को कहाँ ले जा रहे हैं। मैं कोने की तरफ छत से नीचे उतर आया और जरा हटकर अंधेरे में उस तरफ चलने लगा जिधर फौजी कश्मीरी लीडर को लेकर गए थे। वो उसे सामने वाली बैरक में ले गए। मैं उनके पीछे बैरक में नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ रोशनी थी और मैं नजर आ सकता था। मैंने बड़ी तेजी से काम लिया और दीवार पर से होकर बैरक के रोशनदान में आ गया। अंदर सर डालकर देखा। इस दौरान फौजी बैरक में आ चुके थे। स्ट्रेचर जमीन पर डालकर 2 फौजियों ने कश्मीरी लीडर को पकड़कर उठाया। इस बैरक के अंदर एक और छोटा दरवाजा
था। वो उसे चलाते हुए उस दरवाजे में से दूसरी तरफ ले गए। दूसरी तरफ कोई तहखाना होगा, क्योंकि वो सीढ़ियां उतर कर गए थे। भारतीय मेजर भी दूसरे फौजियों के साथ तहखाने में उतर गया। तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैं रोशनदान के अंदर चला गया और दीवार पर से नीचे उतर कर तहखाने के दरवाजे के पास आया। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। फौजी गार्ड बैरक के बाहर थी, अंदर कोई गार्ड नहीं थी। मैं दरवाजे के दरमियान से निकलकर सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियों में तहखाने की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। 5-6 सीढ़ियां थी। मैं आखिरी सीढ़ी में एक तरफ छुप कर देखने लगा। तहखाना एक हवालात की तरह था। दीवार पर बल्ब रोशन था। कश्मीरी लीडर को उसी की कमीज उतार कर छत के साथ उल्टा लटकाया जा रहा था। भारतीय मेजर स्टूल पर बैठा था। कश्मीरी लीडर को उल्टा लटका कर एक इंडियन संतरी उसकी गर्दन में कपड़ा डालकर मरोड़ने लगा। भारतीय मेजर ने कहा, गुलाम हुसैन, अगर अब भी तुम अपने साथियों के ठिकाने बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। कश्मीरी लीडर ने कहा, कभी नहीं बताऊंगा। मेजर ने गुस्सीली आवाज में कहा, एक बार फिर तुम्हें मौका दिया जाता है, सोच लो। कश्मीरी लीडर ने कहा, सोचना तुम दरिंदों को चाहिए जिन्होंने कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। याद रखो, तुम्हारा यौम हिसाब आन पहुंचा है। इंडियन मेजर स्टूल से उठा और उसने उल्टे लटके हुए कश्मीरी लीडर पर मजीद तशद्दुद शुरू कर दिया। इंसान आखिर इंसान होता है। कश्मीरी लीडर अपने ईमान पर कायम था, लेकिन दर्द की शिद्दत से वो आहिस्ता आहिस्ता कर्राहने लगा। उस वक्त मेरा जी चाहा कि आगे बढ़कर इस भारतीय फौजी दरिंदे को मौत के घाट उतार दूं, लेकिन वहाँ 5 और भी फौजी थे। मेरे जिंदा बचने का इम्कान न होने के बराबर था। मेरे इस एक्शन से कश्मीरी लीडर का फरार भी खतरे में पड़ सकता था। मुझे ये भी ख्याल था कि आधा घंटा गुजरने ही वाला है और पेट्रोल ड्यूटी के संतरी वापस अपनी पोस्ट पर न पहुंचे तो दूसरी पार्टी जरूर उनकी तलाश में निकलेगी और फिर मुमकिन है कि इस सारे इलाके को फौजी हिरासत में ले लें। उन्हें यकीन हो जाएगा कि वहां कश्मीरी कमांडोज पहुंच चुके हैं। इस लिहाज से मुझे यहाँ से जल्दी वापस अपने साथियों के पास जाकर उन्हें सारी सूरत हाल से बाखबर करना था। कश्मीरी लीडर को इस कदर टॉर्चर किया गया कि वो बेहोश हो गया। इंडियन मेजर ने हुक्म दिया, इसे छत से उतार कर कोने में डाल दो, सुबह दोबारा इंटेरोगेशन होगी। कश्मीरी लीडर को छत से उतारा जाने लगा। मैं तेजी से तहखाने की सीढ़ियां चढ़कर बैरक में आया और वहां से दीवार पर रेंग कर रोशनदान से होता हुआ बैरक की दूसरी तरफ निकल गया। रात के अंधेरे में रेंगता हुआ खारदार तारों के नीचे से गुजरकर उस जगह पहुंचा जहां कमांडो खालिद और कमांडो हारून झाड़ियों के पीछे पोजीशन लिए बैठे हुए थे। मैंने जाते ही कमांडो खालिद को सारा वाकया बयान कर दिया। वो कहने लगा, हमें अब यहाँ नहीं बैठना चाहिए। दूसरी इंडियन गश्ती पार्टी अपने साथियों को तलाश करती इधर जरूर आएगी। कमांडो हारून बोला, ये मालूम करने के बाद कि पेट्रोल पार्टी के जवान मारे गए हैं, कैंप के सारे फौजी अलर्ट हो जाएंगे। हमारे पास उतना असलहा नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर सकें। कमांडो खालिद ने कहा, ओके, वापस चलो। हमारे दोनों पहलुओं पर जो कमांडो लाइट मशीन गन्ने लिए बैठे हुए थे उन्हें भी सिग्नल दे दिया गया। हम अंधेरे में तेज तेज चलते वहां से निकल आए। कमांडो खालिद और कमांडो हारून उस जंगली इलाके को अच्छी तरह जानते थे। किसी जमाने में उन्होंने वहां एक नदी के पास अपना खुफिया हाइड आउट बनाया हुआ था। कमांडो खालिद ने हारून से कहा, हारून, हम अपने पुराने हाइड आउट में जाएंगे। ओके कमांडर। दूसरे मुजाहिद साथी भी हमारे साथ आकर मिल गए थे। कमांडो खालिद ने मुझे कहा, करमदाद, हमें ऑपरेशन कल तक मुलतवी करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि हमें कश्मीरी लीडर का सुराग मिल गया है। हम कल रात अटैक करेंगे। इन लोगों का पुराना हाइड आउट वहां से कोई 1 मील दूर एक बरसाती नदी के पास झाड़ियों और दरख्तों में घिरे हुए छोटे से टीले की एक कुदरती गार में था। हम लोग यहाँ आकर बैठ गए। सारे असलहे और हथियारों की फिर से पड़ताल की गई। कमांडो खालिद ने अपने एक मुजाहिद से कहा, तुम रात को गार्ड ड्यूटी पर रहोगे। वो मुजाहिद उसी वक्त बाहर निकल गया। दूसरे कमांडो साथी गार के थाने के पास जाकर लेट गए। मैं खालिद के पास ही जमीन पर बैठा था। कमांडो हारून भी वहाँ मौजूद था। कमांडो खालिद ने हारून से कहा, हमें कल का पूरा दिन यहाँ गुजारना है। मेरा ख्याल है हमें सुबह सुबह अपना आदमी भेजकर भोपाल से कुछ और असलहा मंगवा लेना चाहिए। हो सकता है हमें कैंप की पूरी पलटन से मुकाबला करना पड़ जाए। कमांडो हारून बोला, कमांडो अरशद को मुंह अंधेरे रवाना कर देंगे। उसके बाद कमांडो खालिद मुझसे कैंप की बैरकों के महल वकू और दूसरी बैरकों के इस तहखाने के बारे में तफसीलात मालूम करने लगा जहाँ इंडियन आर्मी ने कश्मीरी लीडर को कैद किया हुआ था। उसके बाद वो वहीं इधर उधर पड़कर सो गए। मैं कोने में बैठा जागता रहा। रात गुजर गई। सुबह की हल्की
हल्की रोशनी गार के थाने से अंदर आने लगी तो कमांडो खालिद ने मुजाहिद अरशद को उठाया और उसे कुछ मजीद असलहा और कुछ खाने का सामान लाने के लिए भोपाल रवाना कर दिया। हमारी जीप जंगल के शुरू में पुराने तालाब के पास झाड़ियों में मौजूद थी। मुजाहिद अरशद को उसी जीप के जरिए वापस भोपाल जाना था। 2 घंटे बाद मुजाहिद कुछ नान और अचार लेकर आ गया। वो अपने साथ एक थैले में स्टेन गन्नों और लाइट मशीन गन्नों का मैगजीन और हैंड ग्रेनेड भी लाया था। हम सब ने मिलकर नान खाए और रात के कमांडो अटैक का मंसूबा तैयार करना शुरू कर दिया। कमांडो खालिद ने मेरी तरफ देखकर कहा, करमदाद, कल रात की तरह आज रात भी तुम देखभाल के लिए पहले जाओगे और हमें वापस आकर सूरत हाल की रिपोर्ट करोगे। तुम्हारी रिपोर्ट की रोशनी में शब खून मारने का तरीका कार तय किया जाएगा। मैंने खालिद से कहा, कमांडर, अभी तक तो आप भी देख रहे हैं कि मैं सांप की शक्ल में ही हूँ और इस शक्ल में होने की वजह से मैं बड़ी आसानी से टारगेट की सुराग रसानी करने निकल जाऊंगा। लेकिन अगर खुदा न करे ऐसा हो गया कि टारगेट पर पहुंचकर अचानक मुझे झटका लगा और मैंने सांप से इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली तो सूरत हाल संगीन भी हो सकती है और मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ, क्योंकि सांप की शक्ल से जब मैंने अपनी इंसानी शक्ल इख्तियार की तो मेरे पास कोई असलहा नहीं होगा, कोई हथियार नहीं होगा। मैं बड़ी आसानी से दुश्मन के काबू आ सकता हूँ। कमांडो खालिद ने पूछा, करमदाद, तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो मैं मखसूस जानवर की आवाज निकाल कर आपको सिग्नल दे दूंगा। ये सिग्नल सुनने के बाद आप अपनी पोजीशनें छोड़कर फौरन अपने उसी हाइड आउट में वापस आ जाएंगे, क्योंकि मैं अगर पकड़ा भी गया तो हर मुमकिन तरीके से फरार होने की कोशिश करूंगा और इसी हाइड आउट में आ जाऊंगा। कमांडो हारून ने कहा, हम कब तक तुम्हारा इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि तुम कैंप से फरार होने में कामयाब ना हो सको। मैंने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि इंसानी शक्ल में पकड़े जाने के घंटा 2 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटों के बाद मुझ पर दोबारा दौरा पड़ जाए और मैं इंसान से वापस सांप के रूप में आ जाऊं। इस हालत में मैं बड़ी तेजी से और बड़ी आसानी से आपके पास वापस पहुंच जाऊंगा और हम तीसरे अटैक का प्रोग्राम तैयार कर सकेंगे, क्योंकि कश्मीरी लीडर को हमें हर हालत में यहाँ से निकाल कर साथ ले जाना है, हाँ हमें पूरे इंडियन कैंप से ही क्यों ना मुकाबला करना पड़े। कमांडो खालिद कहने लगा, तुम ठीक कहते हो करमदाद, हम ऐसा ही करेंगे। अगर हमें तुम्हारा इमरजेंसी सिग्नल मिल गया तो हम उस वक्त अपनी पोजीशन छोड़कर यहाँ हाइड आउट में आकर छुप जाएंगे। कमांडो हारून बोला, लेकिन हम ज्यादा देर तक तुम्हारा इंतजार करने की पोजीशन में नहीं होंगे। हम पूरी तरह तैयार होकर असलहे समेत यहाँ आए हुए हैं। हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 2 दिन देखेंगे। अगर इस दौरान तुम न आए तो हम अपने तौर पर कमांडो एक्शन करके कश्मीरी लीडर को यहाँ से निकाल ले जाने की कोशिश करेंगे। इस कैंप में 50 से ज्यादा इंडियन फौजी नहीं होंगे। अगर हमें उनका मुकाबला करना पड़ा तो हम सब तरबियत याफ्ता कमांडोज हैं, हमारे पास असलहा भी काफी है और इंडियन फौज को यहाँ किसी तरफ से कुमक भी इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती। हम उन्हें खत्म कर सकते हैं। कमांडो हारून ने गलत बात नहीं की थी। इन लोगों के पास काफी असलहा हो गया था और अंधेरे में छुपकर वो कैंप के 50-60 फौजियों को खत्म कर सकते थे। इसके अलावा ये सारे कमांडोज थे और इन्होंने इंडियन आर्मी के एक मुसलमान साबिक कमांडो से बाकायदा तरबियत हासिल की हुई थी। मैंने कहा, ठीक है, अगर मैं वहाँ फंस गया और आप लोगों को मेरा सिग्नल मिल गया तो आप सिर्फ 1 दिन मेरा इंतजार करेंगे। उसके बाद अपने तौर पर प्लान बनाकर कमांडो अटैक कर दें। बैरकों की सिचुएशन मैंने आपको समझा दी है। कैंप में सिर्फ 2 बैरकें ही हैं। अगर हंगामी हालात में कैंप कमांडर ने पीछे कुमक के लिए वायरलेस भी दिया तो कुमक इतनी जल्दी इस जंगल में नहीं पहुंचेगी। इतनी देर में हम लोग अपना मिशन मुकम्मल करके यहाँ से फरार हो सकेंगे। सारा दिन इसी मंसूबाबंदी में गुजर गया। रात हो गई तो हमने अपने मिशन की तैयारियां शुरू कर दी। जब रात काफी गहरी हो गई तो हम लोग हाइड आउट से निकलकर अपने टारगेट की तरफ चल पड़े। हम उसी तरह बिखर कर चल रहे थे। रास्ता हमें मालूम था। मैं अंधेरे में ओपी के फराइज अंजाम देते हुए उनकी रहनुमाई कर रहा था, क्योंकि मैं सांप के रूप में था और अंधेरे में भी देख सकता था। सांप अंधेरे में बखूबी देख सकता है। 1-1.5 घंटे के बाद हम इंडियन फौजी कैंप के करीब पहुंच गए। कमांडो खालिद ने अपने साथियों को कैंप के दाखिला गेट की जानिब दोनों तरफ लाइट मशीन गन्ने देकर पोजीशनें संभालने का ऑर्डर दे दिया। वो लोग अंधेरे में गायब हो गए। कमांडो हारून और खालिद दरख्तों के नीचे झाड़ियों में कल वाली पोजीशनें लेकर बैठ गए। मैं कमांडो खालिद की जैकेट के कॉलर के साथ चिमटा हुआ था। उसने मुझसे कहा, करमदाद, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। हम इसी जगह तुम्हारा इंतजार करेंगे। मालूम करके आओ कि कश्मीरी लीडर कैंप के तहखाने में ही है या उसे
वहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। ओके कमांडर। मैं छलांग लगाकर उसकी जैकेट के कॉलर से उतरा और अंधेरे में कैंप की खारदार तारों वाली दीवार की तरफ चल पड़ा। मैं कल वाले रास्ते पर ही चल रहा था। खारदार बाड़ के पास आकर मैं रुक गया। मैंने वो जगह देखी जहाँ कल मैंने 2 फौजियों को हलाक किया था। वहाँ लाशें नहीं थी। कैंप में मुझे कोई गैर मामूली फौजी सरगर्मी भी नजर नहीं आ रही थी। इससे जाहिर था कि दोनों फौजियों के बारे में उन लोगों ने यही समझा है कि उन्हें किसी सांप ने डस दिया था। ये बात उन भारतीय फौजियों की गली सड़ी लाशों से भी जाहिर हो गई होगी। मैं मुतमईन होकर खारदार बाड़ के नीचे से गुजर गया। मैंने बैरकों के करीब पहुंचकर देखा कि दोनों बैरकों के बाहर एक गार्ड मौजूद था। हालात बड़े नॉर्मल थे। अगर कोई इमरजेंसी वाली बात होती तो यहाँ सिक्योरिटी के इंतजामात बड़े सख्त कर दिए गए होते। अब मैं पहली बैरक को छोड़कर दूसरी बैरक की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि तहखाना दूसरी बैरक के कमरे में ही था। मुझे उसी बैरक के तहखाने में जाना था। मैं बड़ी आसानी से दूसरी बैरक की दीवार पर चढ़कर रोशनदान में से अंदर चला गया। ये बैरक खाली थी। तहखाने का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे के ऊपर नीचे हर जगह देखा, मगर मुझे कहीं कोई ऐसा सुराख या दर्ज न मिली जिसमें से निकलकर मैं तहखाने में दाखिल हो सकता था। दरवाजे को बाहर से ताला नहीं लगा था, सिर्फ कुंडी लगी थी, मगर मैं इस कुंडी को भी नहीं खोल सकता था। अगर मैं अपनी इंसानी शक्ल में होता तो मेरे लिए कुंडी खोलनी बहुत आसान थी। मैंने कुंडी से लिपटकर 1-2 बार जोर लगाकर उसे खोलने की कोशिश भी की, लेकिन कुंडी इतनी सख्त लगी हुई थी कि मैं उसे जरा सा भी न हिला सका। बैरक में सिर्फ एक बत्ती जल रही थी। बैरक का अपना दरवाजा भी बंद था, जिसके बाहर गार्ड पहरा दे रहा था। मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मालूम करना भी जरूरी था कि कश्मीरी लीडर तहखाने में ही है, कहीं उसे किसी दूसरी जगह तो मुंतकिल नहीं कर दिया गया। अगर वो तहखाने में नहीं है तो फिर हमारा सारा कमांडो ऑपरेशन बेकार हो जाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।